हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 11th का थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको मेंडलीव की ओरिजिनल टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा चुकी हूँ। आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके लेके आई हूँ लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और करंट फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की। तो लॉन्गेस्ट फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की, जिसको हम अभी करेंटली स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की, तो मैं आपको बता दूं कि इसे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। द लॉन्ग और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड एटॉमिक नंबर्स। जो लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बेस्ड है एलिमेंट्स के, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेस्ड है एटॉमिक नंबर्स पे। यानी कि जो हमने फर्स्ट ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी मेंडलीव की, वो एटॉमिक वेट या मास पे बेस्ड थी। सेकेंड जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी मोज़ले की, वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। ये है लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बेस्ड है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। दैट मीन्स किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम करेंगे तो उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, जो डिफरेंट सबसेल्स में क्या होगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, या सबसेल्स को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बेस्ड है लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बात आती है कि एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज किया गया है, कितने इसमें पीरियड्स हैं और कितने इसमें ग्रुप्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप्स और पीरियड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थे, उतने ही हमारी लॉन्गेस्ट फॉर्म में भी होंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि पीरियड्स थे, तो लॉन्गेस्ट फॉर्म में भी 7 पीरियड होंगे। एंड 18 क्या थे, ग्रुप्स थे। तो यहाँ भी 18 क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेम रहेंगे। तो जितने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स थे, तो यहाँ भी 18 होंगे। वहाँ 7 पीरियड्स थे, तो यहाँ भी 7 होंगे। तो फिर भी इसको हम अलग से क्यों स्टडी कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि एलिमेंट्स को उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से रीअरेंज यहाँ पे किया गया है। और जो भी लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड है या कोई भी एक पीरियड है, वो हमेशा बिगिन होगा, शुरू होगा किससे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि इलेक्ट्रॉन की हम पीरियड्स में फिलिंग करते जाएंगे। किस रूल के अकॉर्डिंग, बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग। और कब खत्म होगा पीरियड, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो जैसे ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसकी मैक्सिमम लिमिट तक, उतने ही एलिमेंट्स उस पीरियड में प्रेजेंट भी होंगे। अब बोरबरी स्कीम क्या है? तो बोरबरी स्कीम होती है जिसमें हम लेते हैं 2n²। तो 2n² हम यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं। तो 2n² के अकॉर्डिंग जो n यहाँ पे होता है, वह n जो होगा वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो बोरबरी स्कीम क्या होती है? बोरबरी स्कीम को हम लेते हैं 2n² करके। तो 2 यहाँ पे एक होल नंबर है, n यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को हम अलग अलग पीरियड के हिसाब से यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। सपोज अगर हम फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो n यहाँ पे नंबर ऑफ सेल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल्स को इंडिकेट करता है। यानी कि कितने ऑर्बिट्स उस एटम में प्रेजेंट हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो 2n² के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो फर्स्ट सेल के लिए n हम रखेंगे कितना, 1।
तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 1 जा 2। तो यानी कि फर्स्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे। सेकेंड सेल की बात करें तो यहाँ पे हम रख देंगे n इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 होता है 8। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेकेंड सेल में या ऑर्बिट में वो होंगे 8। n इक्वल टू थर्ड के लिए हम लेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो 2 इंटू 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एंड 2 इंटू फोर्थ सेल की बात करें तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 यानी कि 16 2 ज़ा 32। तो इस फोर्थ ऑर्बिट में 32 एलिमेंट्स होंगे, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसी बोरबरी स्कीम की हेल्प से हम किसी भी ऑर्बिट या सेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में जो एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो बोरबरी स्कीम से होती है, जिसमें हम रूल अप्लाई करते हैं 2n स्क्वायर रूल। अब पीरियोडिक टेबल को जो हमने लॉन्गेस्ट पीरियोडिक फॉर्म कहा है, तो इसको हमने लॉन्गेस्ट फॉर्म क्यों कहा, तो उसका रीजन है कि टोटल एलिमेंट्स को जो कि इस पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं उनको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे 4 ब्लॉक्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सो इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। तो इस पीरियोडिक टेबल में होल एलिमेंट्स को यानी कि टोटल एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है 4 ब्लॉक्स में, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्गेस्ट पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट ब्लॉक्स को जिसमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स 1 एंड 2। तो एस ब्लॉक जो है वो केवल फर्स्ट के 2 ग्रुप्स को कंटेन करता है, ग्रुप फर्स्ट जिनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं एंड ग्रुप सेकेंड जिनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो 2 ग्रुप कंटेन करता है एस ब्लॉक। In this block, the differentiating or the last electron enter into NS subset elements को S block elements इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो differentiating यानी कि जो last electron होता है वो S सब सेल में क्या करता है, enter करता है। तो जिस भी element का last electron S सब सेल में enter करेगा तो उसको हम कहेंगे S block element। तो इनका भी last electron कहाँ जाता है, NS सब सेल में। and the elements present in it have electronic configuration of the type NS122। तो ऐसे एलिमेंट इस ब्लॉक में आएंगे जिनका जो जनरल कन्फिग्रेशन है वो NS1 और 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, तो जो भी एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप में आते हैं उन सबका कन्फिग्रेशन NS1 टाइप का होगा, किसका, फर्स्ट ग्रुप का। और जो सेकेंड ग्रुप होगा, क्योंकि हमने कहा कि इसमें ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड के एलिमेंट आते हैं, अगर इसमें फर्स्ट ग्रुप को देखें तो फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NS1 और सेकेंड ग्रुप जो यहाँ आएगा उसका कन्फिग्रेशन होगा NS2। तो NS2 जो कन्फिग्रेशन होगा वो सेकेंड ग्रुप के लिए होगा। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं तो ये बनेगा NS1 से 2, यानी कि 1 2 2 यहाँ पे लेंगे, या तो इस NS ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 ही ग्रुप इस S ब्लॉक में आते हैं, एक ग्रुप फर्स्ट जिनको हम एल्कली मेटल कहते हैं, इनका जनरल कन्फिग्रेशन होगा NS1 टाइप, और एक ग्रुप सेकेंड जिनका कन्फिग्रेशन होता है NS2 और इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। तो ये तो है इनका जनरल कन्फिग्रेशन NS122। काफी सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, तो आप बताएंगे NS122।
अब हम लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, यानी कि ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ लेते हैं, दे आर वाइट और ग्रेइश लश्यरस सॉफ्ट मेटल्स। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो वाइट या ग्रे कलर के होते हैं और लश्यरस यानी कि काफी चमकदार और सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज फोकस करनी है कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो वाइट ग्रेस के साथ साथ लश्यरस तो है ही, चमकदार तो है ही, साथ में सॉफ्ट मेटल है, यानी कि इनका जो नेचर है वो सॉलिड है, लेकिन वो सॉलिड जो होगा हार्ड सॉलिड नहीं होगा, बल्कि सॉफ्ट मेटल्स होंगे जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, यानी कि चाकू से इनको कट किया जा सकता है। तो ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, जबकि हमारे जो अदर मेटल्स होते हैं वो काफी हार्ड मेटल्स होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स। सेकेंड पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम सभी जानते हैं कि सभी जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं ये सभी क्या हैं, हमारे मेटल्स हैं, और ये सभी मेटल्स होने की वजह से ही गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों की। थर्ड पॉइंट है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जीज। एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में प्लेस्ड है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। तो सबसे लेफ्ट में 1 एंड 2 ग्रुप है हमारे, और फिर पीरियोडिक टेबल में हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज एटम्स का क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इनका साइज सबसे बड़ा होने की वजह से ये इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जिस वजह से इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज होने की वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही लो होती है। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो फर्स्ट ग्रुप सबसे ज्यादा लेफ्ट प्लेस्ड है, तो इसलिए उनका साइज सबसे बड़ा होगा और आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट होगी। एंड सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की जो साइज होगा वो फर्स्ट ग्रुप से छोटा होगा, एंड इनका न्यूक्लियस फर्स्ट ग्रुप की कंपेयर में क्लोज होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ग्रुप की कंपेयर में थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से या वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का साइज सबसे बड़ा होने की वजह से पीरियोडिक टेबल में इनमें वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, जिससे वैलेंस या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफी आसान होगा, और इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हैं, इनकी रिएक्टिविटी देखी जाती है वो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से देखी जाती है। साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाएगा, जिससे इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी कम होगी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो ये रिएक्टिव भी मोर होंगे, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होगी, और रिएक्टिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज बड़ी आसानी से करते हैं और पॉजिटिव आयन को फॉर्म करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये आयन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के साथ कंबाइंड होके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे NaCl। तो सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है इस ब्लॉक का, तो वो Na+ आयन बनाएगा जो Cl नेगेटिव के साथ अटैच होकर के आयनिक कंपाउंड NaCl का फॉर्मेशन करेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट है, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट? तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज करते हैं एंड दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसको रिड्यूस करने की एबिलिटी इनमें होती है।
तो खुद तो ये क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजिली डोनेट कर दे रहे हैं और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजिली गेन कर लेगा। तो इसीलिए ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस एलिमेंट को रिड्यूस करवा रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एंड लास्ट है, दे एग्जिस्ट इन +1 और +2 वैलेंस स्टेट इन देयर कंपाउंड्स, कि एस ब्लॉक के एलिमेंट केवल 2 ही वैलेंसी शो करते हैं, +1 एंड +2। +1 एंड +2 ग्रुप फर्स्ट जो है वो +1 वैलेंसी शो करेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके +1 वैलेंसी शो करेगा। और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट +2 वैलेंसी शो करेंगे, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिनको ये इजिली लूज करके, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम है, तो इसलिए कम आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होने की वजह से ये इजिली लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये +2 वैलेंसी को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये वेरिएबल वैलेंसी को शो नहीं करते हैं, ये केवल +1 एंड +2 फिक्स वैलेंसी को ही क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो क्या होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स? दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 13 to 18। तो इस ब्लॉक में 6 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं 13 से लेके 18 तक। तो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, तो 6 ग्रुप को कंटेन करता है पी ब्लॉक। In this block, the differentiating electron और last electron enter into p subcell। तो इस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स का जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो p सबसेल में क्या करेगा, एंटर करेगा। The elements present in it have electronic configuration of the type ns2 np126। तो इस ब्लॉक में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2 np126, यानी कि s और p दोनों में इसके इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, लेकिन लास्ट जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो p सबसेल में जाएगा। तो पहले s कंप्लीट फिल होंगे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होगा वो p में एंटर करेगा। अब क्योंकि ये 6 ग्रुप को कंटेन करता है तो इसलिए p में इलेक्ट्रॉन भी 1 से लेके कहाँ तक होंगे, 6 तक। तो 1 to 6 इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो सभी एलिमेंट्स इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो अब इसमें कौन से 6 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं? तो पहला है ग्रुप 13 जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2 बट np1, क्योंकि 13 को जब हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे तो 2, 8, 3 में ब्रेक होगा। तो आउटर मोस्ट में केवल 3, यानी कि वैलेंस सेल में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ns में और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा np में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर यहाँ पे 3 होंगे, ns2 एंड np1। ऐसे ही 14 में ns2 तो ऐसे ही रहेगा, p में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा np2। तो इसके आउटर मोस्ट में या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 + 2 4, क्योंकि 14 ब्रेक होगा 2, 8, 4 में। अब लेते हैं 15th ग्रुप, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2 np3, क्योंकि आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 8, 5, तो 3 होंगे p में और s में होंगे 2। तो पहले इलेक्ट्रॉन आपको s में फिल करने हैं, s सब सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो p में एंटर करेंगे। तो 5 में से अगर 2 s में फिल हो गए तो p में कितने रिमेनिंग होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे 16th ग्रुप, तो ns2 p में एक और इंक्रीज हो जाएगा तो np4 हो जाएगा। 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 16 को ब्रेक करेंगे तो 2, 8, 6, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 s में फिल होंगे और 4 p में। 17th ग्रुप में ns2 np5, तो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो 2 होंगे s में, 5 होंगे p में, 5 + 2 कितना होगा, 7। 18th में हो जाएंगे ns2 np6, तो 6 + 2 8, तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से ns2 तो सभी में सेम रहेगा, लेकिन np में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 13th में p1 होंगे और 18th में p6। तो इसलिए हम इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे ns2
Np126। तो p जो सबसेल है उसमें 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे 1 बाय 1 तो ये क्या होगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल होता जाएगा और p में इलेक्ट्रॉन्स जब फिल हो जाएंगे तो p6 तक इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। तो इसलिए 1 to 6। अब हम देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे कि जो p ब्लॉक है वो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में प्लेस्ड होता है। तो p ब्लॉक की जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में वो राइट साइड होती है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने में s ब्लॉक थे लेफ्ट में, p ब्लॉक है राइट साइड में। तो राइट में तो इनका मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, कि p ब्लॉक के जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, अ फ्यू आर मेटल्स एंड रेस्ट आर मेटेलॉइड्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। तो p ब्लॉक में जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट हैं वो नॉन मेटल्स हैं एंड उनमें से जो कुछ एलिमेंट्स हैं लोअर साइड को जो प्लेस होते हैं, जो ग्रुप में नीचे की ओर आते हैं वो मेटल्स होते हैं, वो मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं। और जो कुछ रिमेनिंग और रेस्ट एलिमेंट हैं उन्हें हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। अब मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी या इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। उनमें कुछ कैरेक्टर मेटल्स के होते हैं और कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल्स के, तो उनको हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड सो ऑन। ऐसे कुछ और एलिमेंट हैं जो मेटेलॉइड की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि हाफ कैरेक्टर मेटल की तरह और हाफ कैरेक्टर नॉन मेटल की तरह क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ नॉन मेटल होते हैं और बाकी जो रिमेनिंग है वो मेटल और मेटेलॉइड दोनों होते हैं। लेकिन जो हम इसकी मेजर प्रॉपर्टी मानेंगे वो नॉन मेटल मानेंगे, क्योंकि एस ब्लॉक मेटेलिक करेक्टर को शो करते हैं। तो पी ब्लॉक को जो हम डोमिनेंट इनका करेक्टर मानेंगे वो नॉन मेटेलिक मानेंगे। तो अगर हम इनकी पोजीशन देखें, ये राइट साइड में प्लेस्ड होते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इनका साइज भी कम होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो जितना छोटा साइज होगा, जितना स्मॉलर साइज होगा, उतनी ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि इनका न्यूक्लियस साइज स्मॉल होने की वजह से क्लोज होगा। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि इनके साइज जो हैं वो स्मॉलर होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ग्रेटर होती है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। क्योंकि मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। बट ये जो है नॉन मेटल्स हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट है दे यूजुअली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। एस ब्लॉक एलिमेंट आयनिक कंपाउंड शो करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज इजिली करते हैं। बट ये जो एलिमेंट हैं ये शेयरिंग ज़्यादा करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड को फॉर्म करना इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट एंड लास्ट है सम ऑफ दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी एंड शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने अभी आपको बताया कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो एक फिक्स वैलेंसी शो करते हैं, लेकिन जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं और अपने कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, सल्फर जो है 16th ग्रुप को बिलोंग करता है, इनकी वैलेंसी 2 होती है, बट सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी को क्या करता है या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। सल्फर भी और नाइट्रोजन भी और भी ऐसे एलिमेंट हैं जो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। तो इनमें जो वैलेंसी है नॉर्मली तो फिक्स होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं अपने डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो ये थे
पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ही इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और सेकेंड रीजन ये है कि ये एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में प्लेस्ड है और इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के इंटरमीडिएट होती है, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो मेन रीजन ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का ये है कि इनके डी सबसेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। सो दिस डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स 3 to 12। इसमें 3 से लेके 12 ग्रुप तक के 10 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। In this block, the differentiating electron, last electron enters into D subcell। तो इनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे 10 ग्रुप्स में, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करेगा, तो इसीलिए उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट कहेंगे। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइप n-1d 1 to 10 ns2। तो इस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है ns2, यानी कि s का जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक कम होगा d का, तो ns2 n-1 d1 to 10। क्योंकि d सबसेल में 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जिनमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसकी मैक्सिमम लिमिट होगी और मिनिमम 1 होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 4s होगी तो d n से एक कम होगा, यानी कि ये अगर 4 है तो ये 3 होगा, ये 5 है तो ये 4 होगा, ये 6 है तो ये 5 होगा, ये 7s है तो ये क्या होगा 6d। तो इस तरीके से s के आगे n की जो भी वैल्यू होगी d उससे एक हमेशा लेस होगा, यानी कि कम होगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो डी ब्लॉक कंसिस्ट करता है ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के 10 ग्रुप्स को, जिनमें प्रेजेंट एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में क्या करता है एंटर करता है, और इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ns2 n-1 d1 to 10 होगा। अब हम देखते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट है दे आर मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो हार्ड सॉलिड्स होते हैं, तो हार्ड सॉलिड होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि ये हार्ड मेटल्स हैं, रियल मेटल्स हैं, जिनमें मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी जैसे कि डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, मेटेलिक लस्टर एंड कंडक्टिविटी सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। तो इनकी हार्डनेस की वजह से ही इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। सेकंड है दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। डी ब्लॉक के जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट हैं वो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, कैटालिसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, मैग्नीज और भी कई सारे एलिमेंट हैं जो क्या होते हैं एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। और कुछ मेटल के कंपाउंड्स भी हैं जैसे V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो MnO2, तो ये इन एलिमेंट के कंपाउंड भी हैं, ऑक्साइड्स भी हैं जो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो गुड कैटलिस्ट होते हैं और केमिकल रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज होकर के रिएक्शन के रेट को काफी टाइम्स क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ देयर आयंस possess अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड शो पैरामैग्नेटिक नेचर। इनके जो आयन होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें 1 और मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर वीकली अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर को क्या करेंगे, शो करेंगे। नेक्स्ट है देयर आयंस आर यूजुअली कलर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ये कलर्ड आयन को शो करते हैं, यानी कि इनके जो आयंस होंगे वो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, क्योंकि
ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं और डी ट्रांजिशन को शो करते हैं। तो डी ट्रांजिशन को शो करने की वजह से ये पर्टिकुलर कलर को शो करते हैं। तो ये इनका एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि इनके जो आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट है दे शोज वेरिएबल वैलेंसीज एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं, जिनकी डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट वैलेंसीज और ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होती है, या ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। इनकी एक फिक्स वैलेंसी नहीं होती है। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को फॉर्म करता है और उसके डिफरेंट कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 से लेके +7 तक वेरिएट करती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज +7 शो करता है और मिनिमम +2 शो करता है। इन मेटल्स का साइज स्मॉल होने की वजह से और इन पर हायर चार्ज होने की वजह से या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का या लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स वेरी इजीली फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनका हायर चार्ज इनको फेवर करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। लास्ट है मोस्ट ऑफ दीज मेटल्स फॉर्म एलॉयज, और इनमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट या मेटल्स हैं वो एलॉय का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे आयरन है, तो आयरन जो है, आयरन की एलॉय होती है स्टील, तो स्टील बनाने में तो आयरन और कार्बन को जब मिक्स किया जाता है फ्यूजिबल स्टेट में तो ये स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स डी ब्लॉक के, वो एलॉय का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब डिस्कस करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब डिस्कस करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को या एफ ब्लॉक को, जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस होती है वो काफी कम होती है अर्थ पे, इसलिए इनकी प्रेजेंस और अबंडेंस काफी कम होने की वजह से, स्मॉल होने की वजह से इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज और 2 पीरियड्स। ये जो एलिमेंट्स हैं ये 2 सीरीज को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। इन दिस ब्लॉक the differentiating electron और last electron enter into F subcell। इस ब्लॉक के एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो F सबसेल में क्या करता है, एंटर करता है। The elements present in it have electronic configuration of the type, और जो भी एलिमेंट इस ब्लॉक पे प्रेजेंट हैं उनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2 N-1D 0 to 1 एंड N-2 F 1 to 14। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो F सबसेल में एंटर करेगा। तो F में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 1 से 14 तक जाएंगे। अब D में जो जाएंगे वो 0 और 1, और S में जो होंगे 2। लेकिन आपको फोकस करना है N की वैल्यू जो होगी उससे एक लेस जो है वो D की वैल्यू होगी, और इससे 2 लेस जो होगी वो F की वैल्यू होगी। सपोज ये 6s है, तो 6 से एक माइनस करेंगे, एक लेस करेंगे, तो ये 5D होगा, क्योंकि N-1 होना है तो N से एक वैल्यू कम हो जाएगी, और ये वाला जो होगा ये कितना होगा, 4F, क्योंकि N वाले से 2 माइनस होना है, 2 लेस होना है F को, और 1 लेस होना है D को। तो इससे -1 ये होगा और -2 ये वाला होगा। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 N-1D 0 to 1 N-2 F 1 to 14। तो F ब्लॉक में जो 2 सीरीज ये कंटेन करता है उसमें 14 एलिमेंट होते हैं एक सीरीज में एंड 28 एलिमेंट्स होते हैं 2 सीरीज में। तो 14 एलिमेंट्स में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो F के 7 ऑर्बिटल में 1 by 1 फिल होता रहेगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14 तक फिल होता जाएगा। तो ये है इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो नंबर 1 है दे आर मेटल्स हैविंग हाई डेंसिटी,
हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी मेटल्स होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हार्ड मेटल्स होते हैं तो इससे डेंस ज़्यादा होंगे, और डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो इनके हार्डनेस की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सेकेंड है दे कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज। एफ ब्लॉक जो है वो कितनी सीरीज कंटेन करती है, टू। तो एफ ब्लॉक को मेनली टू सीरीज में डिवाइड किया गया है, एक लेंथेनॉइड्स और एक एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स को 4f एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 4f सबसेल में एंटर करेगा, एंड एक्टिनॉइड्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 5f में क्या करेगा, एंटर करेगा। तो ये 5f एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, ये 4f एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। लेंथेनॉइड्स में एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, यानी कि सीरियम से ल्यूटीशियम तक के 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड में आते हैं, और एटॉमिक नंबर 90 थोरियम से 103 लॉरेंशियम तक के 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड्स में आते हैं। एक्टिनॉइड्स वाले रेडियोएक्टिव नेचर के होते हैं 5f एलिमेंट्स, और लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे शो वेरिएबल वैलेंसी एंड एग्जिस्ट इन सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये भी डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही साथ उन कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो भी करते हैं। तो इनकी जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो वेरिएबल होगी, यानी कि चेंजेबल होगी। तो इनकी भी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है। तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड की भी एक्टिनॉइड की भी, वो +3 होती है, यानी कि ऑल लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, वो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ ही साथ वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी शो करते हैं। नेक्स्ट है देयर आयंस आर कलर्ड। इनके भी जो आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके भी F सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो FF ट्रांजिशन शो करता है, और FF ट्रांजिशन के थ्रू कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे इनके भी जो आयंस होंगे वो कलर्ड होंगे एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ भी प्रेजेंट होगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर को क्या करेगा, शो करेगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड से वीक अट्रैक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। सिक्स्थ एंड लास्ट है दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये भी मेटल है, और मेटल्स होने की वजह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हायर होती है, इन पे हाई चार्ज होता है। तो हायर चार्ज होने की वजह से इनकी भी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है, ये भी कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ रेडियो एक्टिव नेचर को शो करते हैं। लेकिन एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। लेंथेनॉइड्स हमारे जो होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं, और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। तो ये थे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बेस्ड है एलिमेंट्स के, और उसी के बेसिस पे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक को सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं, इनमें एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। पी ब्लॉक को नॉन मेटल्स कहते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और एफ ब्लॉक को रेयर अर्थ एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स एंड उनकी इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।